हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको क्रेमर विधि सिखाने वाले हैं। क्रेमर विधि की सहायता से हम लोग समीकरणों को हल करते हैं। इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स का भी यूज करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से क्रेमर विधि का प्रयोग करते हुए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं, या अगर तीन चरों वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसमें तीन समीकरण आपको दिए गए होंगे, उनको हल करके हम लोग उसमें उपस्थित एक्स वाई अगर होगा तो उसकी वैल्यू को, या एक्स वाई और जेड तीनों होगा तो उसकी वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताएं कि आपके एग्जाम में क्रेमर विधि का यूज करते हुए एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। सो ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। खूब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्रेमर विधि से समीकरण को हल करना जरूर से जरूर सीख लीजिएगा, और सीखने के बाद मैं आपको टास्क के फॉर्म में एक क्वेश्चन भी दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मुझे जरूर बताएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं कि ये क्रेमर विधि क्या होती है। क्रेमर विधि क्या होती है, इससे हम लोग समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं, इसमें क्या करना होता है, ये हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स, और उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, क्रेमर मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। क्रेमर्स मेथड डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं कि दिए गए समीकरण को हल करने के लिए हम क्रेमर मेथड का किस तरीके से यूज करते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम तीन चर राशियों वाले समीकरण के बारे में बात करेंगे, फिर उसी के आधार पर दो चर राशियों वाले समीकरण के बारे में, रैखिक समीकरण के बारे में बात कर लेंगे, फिर उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एवरीथिंग इस लेक्चर में आपको मिलने वाला है। सो ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट। देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपके पास समीकरण है ax a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स c1z भी लगाना पड़ेगा क्योंकि तीन चार राशियां होंगी, इज इक्वल टू d1। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण आपके पास दे दिया गया a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, एक समीकरण ये मिल गया। और एक समीकरण और है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, d3। ये आपको तीन समीकरण दिए गए हैं और हमें क्या करना है, हमें इन तीनों समीकरणों को हल करना है। हल करने से क्या तात्पर्य है डियर स्टूडेंट्स, हल करने का मतलब है कि इसमें उपस्थित जो चर राशि अर्थात x, y और z है उसकी हमें वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करना ही इस समीकरण का हल करना कहलाता है। अब सुनिए किस तरीके से हम लोग इस दिए गए क्वेश्चन को क्रेमर विधि से सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि इस दिए गए समीकरण का प्रयोग करते हुए तीन सारणिक बनाए जाते हैं। एक का नाम डेल्टा रखा जाता है, एक का नाम डेल्टा 1 रखा जाता है, एक का नाम डियर स्टूडेंट्स डेल्टा 2 रखा जाता है, और एक का नाम डियर स्टूडेंट्स डेल्टा 3 रखा जाता है। तीन नहीं, चार सारणिक बन जाएंगे। कितने सारणिक डियर स्टूडेंट्स? चार बन जाएंगे। कौन कौन सा? डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। आइए समझते हैं कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 बनता कैसे है। समझते चलिए, एकदम जबरदस्त तरीके से समझाने वाला हूं। जो आपका ये डेल्टा बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे बनेगा? ये जो समीकरण दिए गए हैं ना, इन्हीं के गुणांकों से यहां हो जाएगा a1, यहां हो जाएगा a2, यहां हो जाएगा a3। ठीक है, यहां हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स b1, यहां होगा b2, यहां हो जाएगा b3, यहां हो जाएगा c1, यहां c2 और यहां पर c3। ये पहला सारणिक आपका बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा से डिनोट करेंगे। समझ आ रही है बातें? अगला सारणिक कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स। अगला सारणिक यही सेम होगा। ये जो पहला कॉलम आपको दिख रहा है, इस पहले कॉलम को इन कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें जो अचर पद हैं d1, d2 और d3 डियर स्टूडेंट्स, इसी से इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। माने जहां a1, a2, a3 है, यहां पर d1, d2 और डियर स्टूडेंट्स d3 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी सब वैसे ही रहेगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। यहां पर b1, b2 और डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? b3 होगा। यहाँ c1, c2 और क्या होगा? c3 होगा। ध्यान दीजिएगा, समझ आ रहा है? ये डेल्टा 1 निकल जाएगा। ऐसे ही हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या निकालेंगे? डेल्टा 2 निकालेंगे।
जब हम यहाँ पर डेल्टा टू निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो आपको डेल्टा मिला है इसका पहला कॉलम सेम टू सेम रहेगा, इसका जो दूसरा वाला कॉलम B1, B2 और B3 है यह कांस्टेंट से इन अचर पदों से रिप्लेस हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। कैसे देखिएगा, यहाँ A1, A2, A3 डियर स्टूडेंट्स रहेगा, लेकिन जहां B1, B2, B3 है यहां पर D1, D2 और डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, D3 हो जाएगा। उसके बाद हम यहां की बात करें तो C1, C2 और C3 फाइनली यहां पर लिखा रहेगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको क्या मिल जाता है, डेल्टा टू मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? आपका डेल्टा बन गया, डेल्टा वन बन गया और क्या बन गया, डेल्टा टू बन गया। अब बारी है डेल्टा थ्री की। डेल्टा थ्री जब बनाएंगे तो यहां पर A1, A2 और A3 डियर स्टूडेंट सेम टू सेम रहेगा, B1, B2 और B3 वैसे ही रहेगा। जो C1, C2, C3 था डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा हमारा D1, D2 और क्या होगा, D3 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास जो तीन समीकरण दिए गए थे, रैखिक समीकरण जिसमें तीन चर राशियां विद्यमान थी, उनकी सहायता से हमने डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। डेल्टा कैसे बना है आपको समझ आया होगा। यहां पर जो तीनों इक्वेशन दिए गए थे, तीनों समीकरण जो दिए गए थे, उनके जो कांस्टेंट थे, उनके जो गुणांक थे, उनके जो कोफिशिएंट थे, उसका यूज करके डेल्टा बनाया गया है। देन हम लोगों ने क्या किया, ये जो डेल्टा था इसके फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया है, उसके स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है, तो हमें डेल्टा वन मिला है। दूसरे कॉलम को जब हमने वहां पर प्रतिस्थापित किया डियर स्टूडेंट्स, तब हमें वहां पर क्या मिला है, डेल्टा टू मिल गया है। तीसरे कॉलम को डियर स्टूडेंट जब हमने प्रतिस्थापित किया है तो वहां पर हमें क्या मिल गया है, डेल्टा थ्री मिल गया है। इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे तो डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री तीनों की वैल्यू आपको मिल गई है। जब इतना मिल जाता है डियर स्टूडेंट्स तो यहां पर जो क्रेमर फार्मूला होता है वो हम लोग यूज कर लेते हैं। आइए देखिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स हमारा यक्स अपान, ध्यान देना, यक्स अपान डेल्टा वन इज इक्वल टू वाई अपान डेल्टा टू इज इक्वल टू जेड अपान डेल्टा थ्री इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स वन अपान डेल्टा यहाँ पर हो जाता है। अब ये डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री और डेल्टा की वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड किए ही रहते हैं। जब ये वैल्यू फाइंड किए रहते हैं, नाउ हम लोग करते क्या है, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग कहते हैं इफ x अपान डेल्टा वन इज इक्वल टू वन अपान डेल्टा। जब हम लोग यहाँ पे कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू डेल्टा वन अपान में डेल्टा आ जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर हो रहा है? अब समझिए ऐसे ही इफ यदि आप y अपान डेल्टा टू जो है डियर स्टूडेंट्स इसको आप वन अपान डेल्टा के इक्वल करते हैं तो y इक्वल टू डेल्टा टू अपान डेल्टा आपको मिल जाता है। ये आपके लिए सेकेंड कंडीशन बन जाती है। बात समझ में आ रही है? आपकी बुक में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपकी बुक में भी डेल्टा से ही डिनोट किया गया, किसी किसी बुक में इसको dx dy से भी दिखाया जाता है। उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, वैल्यू निकालने का तरीका डियर स्टूडेंट्स सब में वही होता है, ठीक है। अब ये जब x y निकल गया तो अब की बार क्या करोगे, अगेन फिर से आप क्या कहोगे डियर स्टूडेंट्स, अगेन इफ कौन सा z अपान डेल्टा थ्री जो होगा उसको जब वन अपान डेल्टा के इक्वल करोगे तो z इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स डेल्टा थ्री आपको अपान में डेल्टा मिल जाएगा। इस तरीके से इस कंप्लीट कैलकुलेशन के पश्चात आपको x, y और z की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, फाइंड हो जाती है। आशा करते हैं ये मेथड आपको समझ में आया होगा। आप इस मेथड को नोट कर लीजिए, तो उसके बाद फिर अभी हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं ऐसे समीकरण के बारे में भी बात कर लेता हूं आप लोगों के साथ जो दो चर राशियों वाले होंगे उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और सेम पैटर्न पे होंगे डियर स्टूडेंट्स। इसको आप लोग ठीक है लेक्चर को ऑफ पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, देन हम आपके साथ आगे की बातों को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, अगर हम केवल और केवल दो चर वाले समीकरण की बात करेंगे तो यहां पर a1x प्लस b1y इक्वल टू यहां पर d1 आ जाएगा और यहां पर हमारे पास ठीक है a2x प्लस b2y इक्वल टू क्या मिल जाएगा,
D2 मिल जाएगा। और ये जो अगला समीकरण हमारे पास लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस सिचुएशन में फिर से हम लोग डेल्टा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बनाएंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स डेल्टा 3 बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जितनी चरराशियां हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को यहाँ पर डिटर्मिनेंट, यहाँ पर हम लोगों को डियर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट अर्थात सारणिक मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं, सॉल्व करते हैं, रूल बनाते हैं जिसका यूज करके हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जब इसको आप लोग लिखोगे डेल्टा, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा आपको? डेल्टा मिलेगा। डेल्टा क्या मिलेगा? यहां पर केवल और केवल द्वितीय कोटि का सारणिक बनेगा A1, A2 और डियर स्टूडेंट्स क्या B1 और B2। ये डेल्टा पहला मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्या बनाएंगे आप लोग? डेल्टा 1 बनाएंगे और क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट? डेल्टा 2 बनाएंगे। डेल्टा 3 इस केस में नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या होगा? D1 और D2 आ जाएगा। यहां पर डियर स्टूडेंट्स B1 और B2 ही रहेगा। यहाँ की जब आप बात करोगे तो यहाँ पर A1 और A2 रहेगा और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स D1 और क्या आ जाएगा? D2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? आसानी से वही सेम प्रोसेस निकालेंगे। यहाँ पर जो फार्मूला होगा सर कौन सा यूज होगा? जब यहाँ पर हम फार्मूले की बात करेंगे तो x अपान डेल्टा 1 इज इक्वल टू वाई अपान डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1 अपान डेल्टा यहाँ पे कर देंगे। और बारी बारी करके डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी उसी तरीके से हम फार्मूला बना लेंगे। कैसे? हम लोग यहाँ बोलेंगे इफ x अपान डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 अपान डेल्टा, देन आपको यहाँ से डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगा x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपान में डेल्टा और x की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हम लोग यहाँ बोलेंगे इफ y अपान डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1 अपान डेल्टा, तो y इक्वल टू डेल्टा 2 अपान डेल्टा करके यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और इस इक्वेशन में हमारे पास दो ही चरराशियां थी और वो कौन थी? x और y, जिनकी वैल्यू बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स ये मेथड आपको समझ में आया होगा। आइए अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस करते हैं। पहले द्वितीय कोटि की, उसके बाद तृतीय कोटि के, देन हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये इस चैप्टर का डियर स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपकी क्वेरी में आ रहे थे, कई सारे क्वेश्चन जो आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, उनके बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। देन ये चैप्टर डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक मैं आपको कई सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जिसमें से पहला चैप्टर आपका समांतर श्रेणी है, दूसरा आपका गुणोत्तर श्रेणी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने आपके साथ अगर देखा होगा तो द्विपद प्रमेय अर्थात बाइनोमियल थ्योरम को भी बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया है, बढ़ाया है। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हम आपकी बुक से ही होगा और इसको हम लोग जो है इस विधि से, क्रेमर विधि से हल करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम आपको कोई छोटा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो केवल 2 चरराशियों वाला होगा। उसके बाद 3 चरराशियों वाला भी एक क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी इसके बिहाफ पे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा है 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 1। कुछ कंडीशंस होती हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें कभी कभी पूछता है समीकरण का संगत हल होगा कि नहीं होगा। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि x की वैल्यू को निकालने के लिए डेल्टा 1 अपान डेल्टा किया जाता है। सोचो अगर किसी केस में डियर स्टूडेंट डेल्टा 0 हो जाए तो उस सिचुएशन में समथिंग अपान 0 जो है नॉन डिफाइन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब डेल्टा 0 हो जाता है तो वहां पर असंगत हल होने के चांसेस पूरे के पूरे बन जाते हैं, अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से भी कोई 0 ना हो तो। ठीक है, तो डेल्टा 0 होगा तो वहां पर प्रॉब्लम होगी, असंगत हल उसको कहा जाता है। आइए अभी धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो सारी कंडीशंस मिलेगी और उनके बारे में मैं एक अलग लेक्चर में आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। अभी बिना कंफ्यूज किए हुए मैं इस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स आप दिएंगे, यहां लिखेंगे दिए गए सारणिक ना कहेंगे हम लोग डियर स्टूडेंट, दिए गए समीकरण से हम लिख सकते हैं बाय द गिवन इक्वेशंस। जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उसकी सहायता से सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ डेल्टा बनाएंगे और डेल्टा हमारा 2, 3 आएगा और कितना आएगा 3 और डियर स्टूडेंट्स -2 आएगा।
और क्या बनाएंगे सर, डेल्टा 1 बनाएंगे। डेल्टा 1 की बात करेंगे तो यहाँ 5 और 1 आ जाएगा और यहाँ डियर स्टूडेंट्स 3 और -2 ही रहेगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, डेल्टा 2 बनाएंगे। डेल्टा 2 जब हम लोग बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 और 3 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर आपके पास 5 और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ रही है बातें? इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डेल्टा कितना होगा सर, देखिएगा 2 2 जा 4 -4 और -9 आ जाएगा, 3 3 का 9 करके। तो डेल्टा इज इक्वल टू -13 डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू आपको मिल जाती है। सही है। उसके बाद आप क्या निकालोगे, डेल्टा 1 निकालोगे। डेल्टा 1 कैसे निकलेगा, -10 होगा और माइनस में 3 होगा, तो डेल्टा 1 इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको -13 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ देखेंगे डेल्टा 2 जब निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और माइनस, ठीक है 3 5 15, माइनस में 15 आ जाएगा, तो डेल्टा 2 इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर -30 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मिल चुका है। अब आप लोग नाउ आपको पता है x इज इक्वल टू डेल्टा अपान कितना होता है, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा 1 अपान डेल्टा होता है ना। अभी देखिए ध्यान से पूरा लिख लीजिएगा। नाउ सिंस x अपान में कितना होगा, डेल्टा 1 इक्वल होगा y अपान डेल्टा 2 इक्वल टू 1 अपान डेल्टा। सही है, तो आप यहां बोलेंगे इफ x अपान डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 अपान डेल्टा, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपान डेल्टा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, -13, और डेल्टा की वैल्यू भी -30 मिली, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अगेन फिर से देखिएगा, जब हम फिर से बात करेंगे यहाँ पर y के लिए, तो y इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, डेल्टा 2 अपान में डियर स्टूडेंट्स डेल्टा मिल जाएगा। तो डेल्टा 2 की वैल्यू भी -13 ही आई है, अपान में डेल्टा की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू भी -13 ही है, दोनों कैंसिल होकर के y की वैल्यू भी डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगी, 1 आएगी। फाइनली आपको यहाँ पर जो आंसर मिलने वाला है, आंसर में x इज इक्वल टू 1 मिला है एंड y इज इक्वल टू 1 आपको मिल गया है। अब देखो खासियत ये है कि आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके सेटिस्फाई भी करा सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 करोगे तो 5 इक्वल टू 5 ही आएगा। पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस क्रेमर विधि से जो हमने इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल किया है और हल करके x और y की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो 100% करेक्ट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए एक तृतीय कोटि का जो सारणी का हम लोग को प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात ऐसे समीकरण की भी हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करते हैं जिसमें क्या होंगी, 3 चर राशियां होंगी। तो वहां पर डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी जब हम लोग वहां पर बनाएंगे तो हम लोग समीकरण को कैसे हल करेंगे, क्या प्रोसेस होगी। देखिए प्रोसेस तो आपको डियर स्टूडेंट्स समझ में आ गई होगी, कुछ स्टेप्स मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद सारणी की वैल्यू को फाइंड करके आप लोग खुद मुझे आंसर बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करवा देना उचित नहीं होता है। मैं ये सोचता हूं कि हमारे बच्चों को प्रोसेस समझ में आ जाए। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गई है तो कोई भी क्वेश्चन आपका होगा उसको बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। आइए समझते हैं। अभी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4, ठीक है। और अगला है 4x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 8। उसके बाद लिखा है डियर स्टूडेंट्स 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या समीकरणों का निम्न निकाय संगत है। ऐसे पता चलेगा कि संगत है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे।
अगर वो सब जीरो हो जाती हैं तो ये निकाय असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। नहीं तो अगर जीरो नहीं होता है तो डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिलने वाली है। जब आप यहाँ पर लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 मिलेगा, 4 मिलेगा और डियर स्टूडेंट्स 2 मिलेगा। यहाँ -1 मिलेगा, यहाँ पर आप बात करोगे तो -2 मिलेगा, वहां पे हम बात करेंगे तो फिर से -1 मिलेगा। समझ आ रही हैं बातें? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 3 मिलेगा और वहां पर हम देखेंगे तो 6 मिलेगा और फिर वहां पे देखेंगे तो हम लोग डियर स्टूडेंट्स 3 मिलेगा। देख रहे हैं आप लोग? अब हम यहाँ पर कुछ खास चीज नोटिस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें और इसमें से 3 कॉमन ले लें, देखो क्या मिलेगा। यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं और बाहर लेकर के आते हैं यहाँ से 3, तो 2 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा और यहाँ पर 1 मिलेगा। -1 -2 1 रहने दीजिए, यहाँ पर भी 1 2 1 ही मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स की हियर यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो हो रही, इक्वल हो रही है। तो इक्वल हो रही है तो डेल्टा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। अब डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो असंगत कंडीशन आ जाती है। लेकिन डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं और आप फाइंड करके देखेंगे तो उनकी वैल्यू भी आपको जीरो ही मिलेगी। नहीं विश्वास हो रहा है, थोड़ा देख लीजिए। डेल्टा 1 डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे कितना? 5 और फिर से ये चीजें लिखी जाएंगी -1 -2 -1 3 2 और 3। अब इसमें से डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग? माइनस यहाँ पे 6 है ना, -3 कॉमन ले लोगे तीसरे वाले में से, तो डेल्टा इक्वल टू -3 बाहर लाओगे 4 8 5 यहाँ रहेगा -1 -2 -1 -1 -2 -1 रखेंगे। ये दोनों मान फिर बराबर हो जाएंगे और डेल्टा 1 का मान भी डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा? बराबर। ऐसे ही आप चेक करके जब देखिएगा तो डेल्टा 2 की वैल्यू भी जीरो आ सकती है, डेल्टा 3 की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारी वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू भी क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स? जीरो हो गई। यहां बोलेंगे सिंस डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू जीरो, इसलिए दिए गए समीकरण निकाय के जो हल है वो संगत नहीं है, इसलिए उन्हें हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं। अगर फाइंड करेंगे तो 0/0 आएगा जो कि नॉन डिफाइन होगा। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं जो आप लोग क्रेमर विधि से सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे जरूर से जरूर बताएंगे कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है। क्योंकि जब आप लोग टास्क को कंप्लीट करते हैं तो कुछ अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और वह आनंद आप लोग जरूर से जरूर लेते रहिए। आइए डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम देखते हैं जिसको आप क्रेमर विधि से हल करेंगे। समीकरण है x - 2y प्लस में 3z, ठीक है, इज इक्वल टू 6 है पहला इक्वेशन। दूसरा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है 2x प्लस का 4y लिखा है, ठीक है, प्लस z इज इक्वल टू 17 लिखा हुआ है। और एक और है हमारा 3x प्लस 2y प्लस 9z इज इक्वल टू आपका 2 लिखा हुआ है। इस दिए गए समीकरण को हमें क्रेमर नियम द्वारा डियर स्टूडेंट्स क्या करना है? हल करना है। तो देखो आप लोग क्या करोगे, 3 सारणिक बनाओगे, 4 बनेगा डियर स्टूडेंट्स। एक डेल्टा बनेगा सबसे पहला और उसके बाद आप क्या बनाओगे? डेल्टा 1 बनाओगे। समझ आ रही बातें? डेल्टा 1 बनेगा आपका सारणिक डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या बनाएंगे आप लोग? डेल्टा 2 बनाएंगे। फिर क्या बनाएंगे आप? डेल्टा 3 डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग बना लेंगे। समझ आ रही बातें? डेल्टा 1 की बात करें तो क्या बनेगा? 1 2 3 -2 4 और डियर स्टूडेंट्स कितना? 2 और 3 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 3 आएगा, 1 आएगा और कितना आएगा? 9। डेल्टा 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 17 और 2 हो जाएगा। बाकी यही -2 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा और 9 होगा। आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू भी आप लोग निकाल करके सॉल्व करेंगे। और लॉजिक कौन सा लगेगा डियर स्टूडेंट्स? x अपान डेल्टा 1 इज इक्वल टू y अपान डेल्टा 2 इज इक्वल टू z अपान डेल्टा 3 इज इक्वल टू 1 अपान डेल्टा करके आप लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे और कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स आशा करते हैं आज के इस लेक्चर में जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि
क्रेमर विधि क्या है, क्रेमर विधि से किसी समीकरण को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से अभी आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी डाउट हो सकता है आपके माइंड में हो, संगत और असंगत वाली, तो अभी उसके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर आप लोगों का लूंगा और उसमें आपको संगत और असंगत के बारे में डिटेल में डिस्कस करके सिखाऊंगा और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके बिहाफ पे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके पहले जरूरी है कि आप इस विधि से हल को ज्ञात करना सीख जाएं। तो अभी आप जहां पे डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं होगा उन सभी की सभी सिचुएशन में क्रेमर विधि का यूज करते हुए आप लोग समीकरण युग्मों को हल करिएगा और ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए। लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर कर देना। ऑल द बेस्ट।